नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। हम पढ़ रहे हैं अस्पताल सहायक जो भर्ती है उसके लिए हिंदी। तो उसमें जो भी डिटेल रचनाएं लगी हुई हैं उनमें ये अपनी दूसरी रचना है। पहली नेताजी का चश्मा जो है स्वयं प्रकाश का अपन पढ़ चुके हैं। आज पढ़ने वाले हैं बाल गोविंद भगत, जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र है। तो बाल गोविंद भगत को पढ़ने से पहले उनके जो लेखक हैं इस रचना के, वो है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो पहले लेखक के बारे में जो है पढ़ लेते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों और कठिनाइयों और संघर्ष में बीते। मतलब जो है माता पिता बचपन में जब छोटे थे तभी निधन हो गया था, तो फिर यदि माता पिता नहीं हैं तो जो है संघर्ष तो फिर बढ़ ही जाता है बच्चे के जीवन में। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। मतलब जो 1920 से का समय है, तब से वो जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसमें जा कर के वो शामिल होने लगे। इसलिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा और उनका देहावसान हो गया था 1968 में। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगीं। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। मतलब जो प्रतिदिन पत्रिकाएं निकलती, एक सप्ताह में निकलती और एक महीने में निकलती, तो उन्होंने सभी प्रकार की पत्रिकाओं में जो है संपादन का काम किया। जिनमें से जो कुछ प्रमुख पत्रिकाएं हैं जिनमें उन्होंने काम किया है उसमें से तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा, यह उनकी जो उल्लेखनीय है। मतलब इतनी पत्रिकाओं में उन्होंने जो है काम किया है, उसका संपादन का कार्य किया। एक बार और इनको पढ़ लेते हैं। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित है। मतलब जितनी भी रचनाएं जो है राम वृक्ष बेनीपुरी ने की हैं, तो सभी जो है समग्र रूप से आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो बेनीपुरी रचनावली के नाम से 8 भागों में जो है प्रकाशित हैं। कितने भागों में प्रकाशित है बेनीपुरी रचनावली? 8 भागों में। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। जैसे पहले है पतितों के देश में, यह उनका उपन्यास है। चिता के फूल, यह एक उनकी कहानी है। अम्बपाली, यह नाटक है। माटी की मूर्तें, रेखा चित्र है। और पैरों में पंख बांधकर, यात्रा वृत्तांत है। जंजीरें और दीवारें, संस्मरण हैं। तो यह उनकी इतनी प्रमुख रचनाएं हैं, इनको जो है ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि रचनाओं से भी जो है लेखक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पतितों के देश में बेनीपुरी जी की रचना है और यह उपन्यास है। चिता के फूल उनकी रचना है, यह कहानी है। अम्बपाली नाटक है। माटी की मूर्तें हैं, रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर, यात्रा वृत्तांत है। जंजीरें और दीवारें, संस्मरण हैं। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या हैं। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट है। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी को। और कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? प्रेमचंद जी को। तो इन दोनों में अंतर रहना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। कलम का सिपाही प्रेमचंद जी को कहा जाता है और कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। बाल गोविंद भगत जो उनका रेखा चित्र है, इसके माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा और बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की झांकी देखने को मिलती है। मतलब जो बाल गोविंद भगत जो कैरेक्टर है उसके माध्यम से आप जो ग्रामीण जीवन है उसकी झांकी आप देख सकते हैं। यहाँ से शुरू होता है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मतलब ज़्यादा उनकी हाइट नहीं थी, ठीक ठाक थी। 60 के ऊपर के ही होंगे, उम्र माने 60 के ऊपर होगी। बाल पक गए थे। दाढ़ी, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीरपंथियों सी कनफटी टोपी। ये महत्वपूर्ण है।
किस पंथ की पूछा जा सकता है कि किस पंथ की टोपी को जो है लगाते थे, तो कबीर पंथी जो है कनफटी टोपी लगाते थे। जब जाड़ा आता एक कमली ऊपर से ओढ़े रहते, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन। यह भी महत्वपूर्ण है, फैक्ट है। किस प्रकार का चंदन लगाते थे, तो रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला पहने रहते थे। तो गले में तुलसी की माला। तो यहाँ से 3 फैक्ट जो है, 3 प्रश्न बन सकते हैं, 4। उनकी उम्र 60 वर्ष के ऊपर होगी, कबीर पंथियों सी कनपटी टोपी पहनते थे, और रामानंदी चंदन लगाते थे, और जो है गले में तुलसी की माला पहनते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते थे। बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। मतलब बाल गोविंद भगत जो थे, उनका परिवार भी था, खेतीबाड़ी भी करते थे, लेकिन फिर भी वे साधु थे। क्यों? क्योंकि साधुओं के जैसे उनके लक्षण थे, साधुओं के जैसे वो रहते थे, अपना जीवन यापन करते थे। कबीर साहब को मानते थे। किसको मानते थे? कबीर साहब को जो है वो मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में कोई संकोच नहीं करते, ना किसी से खामा कहा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ ना छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होने लगता। कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते। मतलब जो भी करना है, किसी की चीज़ बिना पूछे न छूना है, न लेना है, न उपयोग करना है, यहाँ तक कि सोच के लिए भी दूसरे के खेत में नहीं आना है। वह गृहस्थ थे, लेकिन सब चीज़ें साहब की थी। मतलब कहने के लिए गृहस्थ थे, लेकिन सब चीज़ें किसकी थी? साहब माने कबीर साहब के लिए सब उन्हीं की है, मान लो। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। जहाँ उनका घर था, वहाँ से कबीर साहब का जो दरबार था, माने उनका मंदिर कह लो, कि जहाँ तक उनका दरबार था वहाँ पर 4 कोस की दूरी थी। तो जो कुछ भी उनका खेत में पजा, जो भी हुआ, तो उसको पूरा ले जा करके पहले कबीर साहब के दरबार में रखते थे। दरबार मतलब कबीरपंथी मठ। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाता, और जो प्रसाद रूप में उन्हें मिलता उसे घर लाते, उसी से अपना गुजर चलाते। मतलब जो कुछ भी उनका फसल हुआ पूरी ले जाकर पहले कबीर साहब के दरबार में रखी जाएगी, उसके बाद वहाँ से जो प्रसाद रूप में मिलेगा उसी से अपने परिवार का जो है भरण पोषण करते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव उठते। आषाढ़ की रिमझिम बारिश है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं कहीं हल चल रहे, कहीं रोपनी हो रही। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हुई हैं। मतलब बरसात का समय आषाढ़ का आ गया, तो जो है धान लगाने का समय आ गया। अब खेती बाड़ी करते थे, तो वही बता रहा है खेत कि वहाँ पर उनके गांव में किस प्रकार का माहौल था। आसमान में बादल घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई हवा चल रही थी। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठती। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे थे। मतलब वो भी, सब गांव के लोग जो है धान लगा रहे थे, तो ये भी जो है अपने खेत में रोपनी कर रहे थे। उनकी अंगुली में एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही थी। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांपने लगते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? मतलब जब बाल गोविंद भगत गाते हैं, तो बच्चे जो है उनके गाना सुन करके झूम उठते हैं, और औरतों को भी जो है उनके होंठ कांप उठते हैं, वो भी बिल्कुल उनके गाने को क्या करने लगती हैं, गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहे जो हल चला रहे हैं, वो भी उनके गाने की ताल पर जो है नाचना शुरू कर देते हैं। तो लेखक कह रहा है कि यह बाल गोविंद भगत का संगीत है या जादू। भादों की वह अंधेरी रतियाँ। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। अभी लेखक ने बरसात के सीज़न में बाल गोविंद भगत क्या करते हैं उसके बारे में बताया। अब बताएंगे ठंडी के बारे में कि ठंडी के मौसम में क्या करते हैं। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने
कुछ नहीं सुना तो, किंतु अब झिल्ली की झंकार, दादरों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। तो क्या बजाते थे वो? खंजड़ी, मतलब एक जो बजाने वाला यंत्र होता है, एक हाथ से बजाते जिसको, उसको कहते खंजड़ी। और वो खंजड़ी बजा रहे हो, क्या गा रहे? गोदी में पियावा चमक उठे सकिया चेहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चहक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसको न चौंका देता। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है और बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कातिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो गईं और फागुन तक चला करती थीं। तो जो प्रभाती मतलब जो सुबह के टाइम पर बच्चों को जगाने के लिए गाई जाती हैं, वो प्रभातियाँ कहलाती हैं। तो जैसे ही कार्तिक मास आया तो बाल गोविंद भगत की जो है प्रभातियाँ शुरू हो जाया करती थीं। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जागकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। तो स्नान के लिए कहाँ जाते? नदी में। और वह कितनी दूर है गांव से? तो 2 मील दूर है, इसको याद रखना है। वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और गाने टेरने लगते। मतलब जैसे ही वहाँ से नहा के आए नदी से, तो जो गांव के पास एक पोखर है, उसी के जो सबसे ऊंची वाली चोटी है, वहाँ पर जा कर के बैठकर और खंजड़ी बजाने लगते हैं और गाने गाने लगते हैं। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा का को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। मतलब एक दिन की बात बता रहे हैं कि लेखक इतनी ठंडी थी कि सब लोग जो है अपने घरों में थे, लेकिन बाल गोविंद भगत उतनी ठंडी में भी उसी टीले पर जा कर के और खंजड़ी बजा रहे थे और अपने जो है गीत गा रहे थे। तो ये इतनी ठंडी में जब गाना लेखक ने सुना उनका, तो वो जो है खुद को रोक नहीं पा और वहाँ पर पहुँच गए। उनके मुँह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी उंगलियाँ खंजड़ी पर लगातार चल रही थीं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार, कमली माना कंबल, सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ती। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी भी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा कर बैठते। मतलब ठंडी की बात खत्म होगी, अब गर्मी की बात बताएंगे लेखक। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुड़ जाते, खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत का कह जाते और उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं। उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते और सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। मतलब जब ठंडियों में तो जाकर के वो पहाड़ के टीले पे बजाते थे, गाते थे, लेकिन गर्मियों में अपने जो उनका आंगन है घर का, वहीं पर उनकी महफिल जम जाती। वहीं पर जैसे ही उनका गाना खंजड़ी बजना शुरू हुई, तो जो आसपास के लोग थे गांव मोहल्ले के, वो भी, उनके जो प्रेमी लोग थे वो भी आ जाते और सब लोग मिल करके गाने बजाना शुरू कर देते। बाल गोविंद भगत की साधना, संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। मतलब उनके जो संगीत की साधना है उसका सबसे उत्कृष्ट पॉइंट देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, मतलब उनका एक ही बेटा था। वह कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। मतलब जो थोड़ा बहुत दिमाग से कम है या कोई उसे प्रॉब्लम है, तो उसको ज़्यादा प्यार करना चाहिए बाल गोविंद भगत के अनुसार, और उसकी ज़्यादा देख रेख करनी चाहिए। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से उसने निवृत्त कर दिया था। मतलब वो जैसी बहू आई तो उसने बाल गोविंद भगत जी को जो है घर की जिम्मेदारियों से लगभग मुक्त कर दिया। उसने पूरी जिम्मेदारी अपने सर पर उठा ली। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने को लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी
और सबका ध्यान खींच ही लेती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहल बस उनके घर गया और देखकर मैं दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। मतलब जो उसका बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा मर गया है और वो क्या कर रहे हैं, उसको आंगन में लिटाकर और वहीं उस पर चद्दर डाल दी जो है और फूल वूल डाल दिए और वहीं पर बैठ करके जो है गीत गाने लगे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही जैसे गांव की कुछ स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। मतलब जो लड़के की बहू थी, मतलब पत्नी थी, उनकी बहू थी, वो रो रही थी और जो बाल गोविंद भगत मस्ती से जो है गाना गा रहे थे, तो बीच बीच में वो जा करके बहू को समझाते भी थे कि रोने का नहीं, यह उत्सव मनाने का समय है। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलवाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू को भाई को बुलाकर और उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना। मतलब जैसे ही उनका बेटा मरा तो जैसे उसका सब क्रियाक्रम जो होता है वो पूरा हो गया, तो उस जो उनकी बहू है उसके भाई को बुला करके और बहू को भाई के साथ भेज दिया और यह कह दिया कि जो है इसकी दूसरी शादी करा देना। मतलब बहुत ही खुले विचारों वाले व्यक्ति थे बाल गोविंद भगत। उधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपका कौन ध्यान रखेगा, कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कोई एक आपको चुल्लू भर पानी देने के लिए भी नहीं है। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। मतलब उनकी बहू कह रही थी कि मैं जो है आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती, अब बुढ़ापे में आपका कौन ध्यान रखेगा, कौन आपको खाना खिलाएगा, कौन आप यदि बीमार हुए तो दवाई देगा। लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं मानी और कहा कि तू जो है जा अपने भाई के साथ, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़ करके चला जाऊँगा। अब जो है बेचारी क्या करती, तो उसको फिर जाना पड़ा। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते। स्नान पर उनकी उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। उनके जो गांव था वहाँ से गंगा की दूरी थी लगभग 30 कोस। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते और फिर घर पर ही लौट कर खाते। मतलब उनके दोनों प्रकार के स्वभाव थे कि साधुओं जैसा उनका व्यवहार था और जीवन उनका गृहस्थ था। तो ना तो साधु किसी से जो है सहायता नहीं मांग सकता और गृहस्थ हैं तो भिक्षा कैसे मांग सकते हैं। तो इसी दुविधा के कारण वो घर से ही खा करके जाते, 30 कोस गंगा के स्नान करते और फिर जो है घर आकर ही दोबारा खाते थे। रास्ते पर खंजरी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लग जाते। मतलब 30 कोस दूर थे तो 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे पैदल जाने में। किंतु इस लंबे उपवास में भी वे वही मस्ती, वही जो है उनका जोश जो है बराबर बना रहता था। लेकिन अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार जब गंगा स्नान करके लौटे तो कब तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले थे नहीं। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंस कर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पिंजर पड़ा था। मतलब जैसे ही गंगा जी से स्नान करके आए तो तबीयत जो है उनकी ख़राब हो गई और धीरे धीरे जो है वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। तो ये था बाल गोविंद भगत नामक रेखा चित्र राम वृक्ष बेनीपुरी का।
तो इसमें जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो सभी जो है आप एक जगह नोट कर लें, जहाँ से कि क्वेश्चन बन सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।